सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 544 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया हमारे न्यू मेंबर्स एंड रीजॉइन मेंबर्स जिन्होंने की मेंबरशिप को ज्वाइन किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू शक्ति खेरवार फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंडेबल यान को दिखाया जाता है, जिनकी की आंखें खुली की खुली रह गई होती है अपनी लॉटरी की स्टिक को देख करके, क्योंकि जो वो नहीं चाहते थे वही उनको मिल गया। यानी कि फर्स्ट मैच उनकी ही टीम का होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स अभी तक अरीना में नहीं आई होती है। तो अब उस स्टिक को देख करके वेंडेबल यान काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और उसी स्टिक को घूरे जा रहे होते हैं। कि तभी वेंडेबल यान से पूछते हैं कि आखिर हमारा कौन सा नंबर मिला है। तो वेंडेबल यान उसका जवाब थोड़ा घबराते हुए और हंसते हुए देते हैं कि मुझे माफ करना, लगता है कि मेरी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए किस्मत से मैंने नंबर 1 को पिक किया है। वेंडेबल यान की ये बात सुनकर के बाकी के वेंडेबल से उनको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने तो भाई आज लगवा दिए हमारे। तो बीस्ट टीमिंग सेक्ट का डिसाइपल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ओ ये तो मैं हूँ। लेकिन ये तो अफसोस की बात है कि मैं अपने सेक्ट की पूरी शक्ति दिखाने जा रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आपका डीमन स्कैमिंग सेक्ट तो पीछे ही रह गया। और मैंने उनसे कहा था कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ना आए। देखो तो जरा, वो सचमुच मेरी इस बात को मान गए और अब मुझे खेद है कि मुझे आपसे ये आसान सी जीत को लेना पड़ रहा है। लेकिन सचमुच मुझे खेद है कि वो लोग मेरी वजह से इतना ज्यादा डर गए, जिस वजह से वो यहाँ पर आ भी नहीं पाए। करके वो वहाँ पे स्टेज पर जोर जोरों से हंस रहा होता है, जबकि वेंडेबल यान उसकी बातें सुन करके गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाते हैं। मगर तभी फेरी सुई कहती है कि अब क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स अभी तक अरीना में नहीं आए हैं, इसलिए क्यों ना उनकी जगह पर फर्स्ट राउंड हम लोग लड़ लेते हैं और वो लोग बाद में आ जाएंगे। तो ये सुनकर तो वेंडेबल यान खुश होते हुए उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। फिर वो अरीना मैनेजर के एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पे हमारी जगह को रिप्लेस करके खुद पहला मैच लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज आप क्यों ना उन्हें पहले लड़ने जाने दीजिए। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर कहते हैं बकवास, आखिर हम लोग इस बात के लिए कब एग्री हो गए। एल्डर, मेरी डिसाइपल तो एक छोटी सी बच्ची है जो कि काफी ज्यादा नादान है और वो नहीं जानती है कि वो क्या कह रही है। उसके बाद फिर वो एल्डर फेरी सुई के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, नादान लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो और अभी तक स्टेज पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से पीछे हटो। तो अब इधर अपने एल्डर को इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख के फेरी सुई को भी अब ना चाहते हुए पीछे हटना होता है। तब सिस्टर चूचू फेरी सुई से कहती है कि सीनियर सिस्टर, इस वक्त हम उन लोगों के विरोधी हैं, इसलिए फिलहाल किसी भी तरीके की दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा मुझे यकीन है कि ये छोटी सी अड़चन उन्हें रोक नहीं सकती। अब सिस्टर चूचू की ये बात सुनने के बाद में फेरी सुई भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि क्या किंगचन यंग मास्टर जुओ की तरफ नहीं है, तो फिर आखिर ये इस तरीके से कोई आपत्ति क्यों नहीं जता रही है, और क्या अब उनका प्यार इस तरीके से नफरत में बदल गया है। तो अब तक किंगचन तो ये सब कहते हुए अपनी साइड में हट जाती है, जबकि वेंडेबल यान चिढ़ते हुए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर से कहते हैं, तू बुढ़ाऊ आदमी, क्या तू अपने आप को एक आदमी भी कहता है, क्या तुम लोग सचमुच में अपने आप को एक टॉप राइटियस सेक्ट कहते हो। मगर मुझे ये सब देख करके बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग तो एक बच्चे से भी गए गुजरे हो। तो वो एल्डर कहते हैं कि हम दोनों के सेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमारे सेक्ट को तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा करना पड़े। और आप लोगों ने तब ये स्पष्ट रूप से बताया था कि हम लोगों की मुलाकात तब सिर्फ अचानक से टकराव की वजह से ही हुई थी, और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इसलिए हम दोनों का अपने अपने रास्ते पर चलने में क्या ही बुराई है, और हम लोग आपके प्रति बिल्कुल भी घृणित नहीं है। और अब जब हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो अब हम दोनों का एक दूसरे के लिए कुछ भी न करना ये दुगना हो चुका है, इसलिए इस समय हमें आपके लिए कुछ भी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जबकि उन एल्डर्स की ये बात सुनने के बाद में यानमो भी कहता है, मैं जानता था कि ये राइटेस्ट सेक्ट वाले साले कमीने हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, जबकि अंदर से तो ये लोग हमसे भी बड़े कमीने होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मुझे भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, और अब वो लोग यहाँ पर प्रेजेंट न होने की वजह से यहाँ पे इस डबल ड्रैगन की फाइट को भी नहीं लड़ सकते, और इस सब कुछ की वजह से ये सच में एक काफी बड़ी शर्म की बात है, स्पेशली तौर पे तो उस बंदे के लिए, मैं सच में उसे देखना चाहता था। तो अब इसी के साथ में हमें डीमन सोल सेक्ट के उन तीनों यंग मास्टर्स को भी दिखाया जाता है, उनके भी ये सब कुछ देख करके कुछ ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं होते। योंगनिंग और स्वैंगर तो जुफेन की टीम को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और फिर तभी अरीना में एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो अब नहीं आते हैं तो हमें इस फाइट को रद्द करना पड़ेगा, और फिर सीधा सेकंड और थर्ड के बीच में मैच कराया जाएगा। तो अब तो एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी वेंडेबल यान उनका
कोई जवाब नहीं दे पाते। उनके ऐसे चेहरे को देख करके वर्ल्ड सब कुछ समझ गए होते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है। मगर तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट आ गया है और फिर तभी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं। लेकिन सबसे पीछे गुईहू यू है, उनके आगे टाइयिंग और यूलिंग, फिर क्विलिंग और ल्यूजी, देन उन लोगों के आगे फिर गुईहू और फिर उन लोगों से भी आगे होती है हमारी बाइलियन एंड की चेंगलोंग। जबकि उन सभी लोगों को लीड करते हुए उन सब के आगे होता है हमारा हीरो जू फैन। और भाई सभी के सभी लोगों की एंट्री क्या ही अमेजिंग लग रही होती है। और फिर इसके बाद फिर जू फैन एरिना में आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है कि प्लीज हम लोगों को माफ कर देना, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। इधर यून फैन तो जू फैन को देखने के बाद न सिर्फ जू फैन को देख करके शौक होता है बल्कि उसकी सारी की सारी टीम को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और इसी तरीके से हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। फिर तभी हमें उन सभी लोगों के ब्रेक थ्रू के बाद बढ़ी हुई पावर्स के लेवल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कि एलाइट एरिया के तीनों डिसाइपल्स यानी कि बाइलियन, की चेंगलोंग एंड ल्यूजी, वो तीनों के तीनों अब एक थर्ड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन गए होते हैं। और क्विलिंग और यूलिंग तो फर्स्ट लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन गए होते हैं, जबकि गुईहू होता है सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज और बाकी के तीनों डिसाइपल्स टाइयिंग, यूएर एंड गेंगर वो तीनों के तीनों 6th लेयर ऑफ रेडिएंट स्टेज पर पहुंच गए होते हैं। तो अब उन सभी लोगों के कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद तो यून फैन थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है ये क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ये डिसाइपल्स तो आधे लोगों में से भी ज्यादा लोग इथेरियल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। और आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, इन लोगों में अब हमारे लिए न सिर्फ एक लड़के से प्रॉब्लम है बल्कि ये पूरी की पूरी टीम ही अब तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है। हान यूनफेंग अपने दोनों भाइयों से चिल्लाते हुए कहता है ये क्या इन डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स में से आधे लोगों से भी ज्यादा लोग इथेरियल स्टेज पर हैं। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग वहाँ पे जाकर के उन लोगों को किस तरीके से टेस्ट करके आए हो और तुम लोग यहाँ तक कि उन लोगों की इतनी ज्यादा क्रिटिकल इंटेलिजेंसी को भी नहीं पकड़ पाए। सेकंड ब्रदर घबराते हुए से बताता है ब्रदर सिर्फ 1 महीने पहले ही उन लोगों में से 3 हाई लेवल वाले लोग सिर्फ 8 और 9 लेयर के रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर थे। तो फिर आखिर वो लोग ऐसे कैसे इतनी जल्दी एक थर्ड लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में बदल गए। ये चीज तो सच में विश्वास करने के लिए इम्पॉसिबल है। तो अपने भाई की ये बात सुनने के बाद तो हान यूनफेन तो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग जब इन लोगों को चेक करने के लिए गए थे तो तब इन लोगों में से कोई भी एक इथेरियल स्टेज का कल्टीवेटर नहीं था। मगर नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस चीज का होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ब्रदर तुम भी अभी हमारे सेक्ट के सारे हाई लेवल के इतने सारे रिसोर्सेज को यूज करने के बाद अब जाकर के एक इथेरियल स्टेज में एंटर कर पाए हो, लेकिन आखिर कैसे एक इस तरीके का लो लेवल का सेट इतनी तेजी से इतने हैरानगी भरे रिजल्ट्स के कैसे ला सकता है और आखिर एक इतने ज्यादा शॉर्ट टाइम में ये लोग इतना ज्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि ब्रदर आखिर मुझे इस बात के बारे में कैसे पता हो सकता है, और अगर आप चाहो तो थर्ड ब्रदर से भी इस बात का पता लगा सकते हो, वो भी आपसे यही चीज कहेगा जो कि मैंने आपको बताई है। हान भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर, सेकंड ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर व्हाट द हेल, आखिर ये लोग इस तरीके से इतनी ज्यादा फास्ट ब्रेक थ्रू कैसे कर पाए हैं। इधर हान यूनफेंग तो अपने दोनों ब्रदर्स की ये बात सुनने के बाद में काफी ज्यादा सोच में पड़ गया होता है और फिर वो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि अब हम लोग आगे से डीमन स्कैमिंग सेक्ट को बिल्कुल भी लोअर सेक्ट नहीं समझ सकते, और अब वो लोग ना सिर्फ हमारी पोजीशन को एक ही जगह पर स्टेबल रखने के लिए हमारे लिए एक खतरे, एक थ्रेट के रूप में है, बल्कि वो पूरी तरीके से हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल है। और अब इसलिए हमें अब अपने प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें कि अब हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग आने वाली मिडिल 3 सेक्टों के बीच की फाइट में बिल्कुल भी लास्ट ना आए, जिसके बाद ही हम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इस बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अपने ब्रदर की ये बात सुनने के बाद में बाकी के दोनों ब्रदर भी उसकी बात के लिए एग्री होते हैं और ना चाहते हुए उन्हें मानना पड़ता है। अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट से काफी ज्यादा पीछे रह चुके हैं। इसके बाद फिर हान यूनफेंग अपने छोटे भाई से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स में से वो लड़का कौन सा है जिसके बारे में तुमने हमें मेंशन किया था। तब चिढ़ते हुए लिटिल हान जूफन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर, वो उनमें से नहीं है, बल्कि वो तो वो लड़का है, और जरा आप उसकी ओर देखिए, आप उसकी इस लो कल्टीवेशन को देख करके बिल्कुल भी पागल मत बन जाना, क्योंकि वो लड़का सचमुच में एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो अब जूफन को इस तरीके से देखने के बाद हान यूनफेंग तो अपने मन में कहता है यहाँ तक कि सारे के सारे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी उसके पीछे खड़े हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि जितनी स्ट्रेंथ इस लड़के की हमें बाहर से नजर आ रही है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर इसमें उससे कहीं गुना ज्यादा है, और जो कोई भी अब उसको देखने के बाद उसकी कल्टीवेशन को हल्के मिलेगा तो सच में एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा, जिस सफरिंग के बारे में तो उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस, अब इधर हान यूनफेंग के इसी एक्शन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और इसका अगला एपिसोड अब
कल देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग मेरी नई सीरीज को देख सकते हैं, जिसके ऑलरेडी मैंने 5 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, और जिन लोगों ने अभी तक इन 5 एपिसोड्स को नहीं देखा है वो जरूर जाकर के एक बार चेकआउट करें। बाकी तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।